तो कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय हमारे यहाँ पेड बैच में चल रहा है इकाई 5 कविता, और कविता में कई सारे कवियों को करा दिया गया है। अभी पंत की बात की गई थी, सुमित्रानंदन पंत हो गए, हरिऔध हो गए हैं, निराला हो गए हैं, दिनकर हो गए हैं, प्रसाद हो गए हैं, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हो गई हैं। तो उसमें जो मुक्तिबोध कराया गया था, कई लोगों का ये कहना था कि सर मुक्तिबोध में आपने भूल गलती कविता करा दिया, ब्रह्म राक्षस कविता की व्याख्या पूरी करा दी, अंधेरे में कविता के बारे में भी संक्षेप में चाहे बता दें, लेकिन थोड़ा बहुत बता दें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अंधेरे में कविता, जो कि मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की अंतिम कविता, यह अंधेरे में जो कविता है यह मुक्तिबोध की अंतिम कविता है, जो चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। वैसे इससे पहले मैंने आपको बताया भी है कि चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह की जो पहली कविता है वो भूल गलती है, जो मैंने आप लोगों को व्याख्या पूरी कराई है। तो ये मुक्तिबोध की अंतिम कविता है, लंबी कविता है। इसका लेखन कार्य 1952 से लेकर 1962 के बीच हुआ, और इसमें जो संशोधन किया गया वो 1962 में किया गया। इसका प्रकाशन पहले हुआ था कल्पना पत्रिका में, आशंका के दीप अंधेरे में 1964 ईस्वी में। ये जो कविता है, यह कविता आधुनिक हिंदी में अकेली कविता है, जो 400 साल औपनिवेशिक ज्ञान कांड और काल रूप को बहुआयामी चुनौती देती है। 8 खंडों वाली ये जो कविता है, हाँ 8 खंड की जब बात आ गई, याद आ गया 8 खंड। इस कविता में कुल खंडों की संख्या कितनी है ये भी मैंने लाइव कक्षा में कराया है, तो ध्यान रखना। इस कविता में कुल खंडों की संख्या है 8। इस कविता को व्यक्त विचारों के आधार पर कविता को व्यक्त विचारों के आधार पर 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। कविता का जो प्रारंभ होता है वो अस्मिता की खोज से हम लोग देखेंगे। यानी कविता का जो प्रारंभ है वो तिलस्मी खोह के रहस्यमय दृश्य से होता है। मैं और वह यानी अंतर्मन और बाह्यमन की शैली इसी खंड में है, और यहीं पर इसी खंड में आप देखेंगे, अस्मिता की खोज में ही आप देखेंगे कि अंतर्मन और बाह्यमन का जो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है। फिर अंतर्मन के सूनेपन से कविता प्रारंभ होती है, बाह्य का आगमन होता है, अंतर्मन बाह्यमन से मिलने के लिए विचलित होता है। लेकिन दुनिया के समाज की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण वो मिल नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता है बाद में, और उससे मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ उसको पक्षी बताता है कि वो तो चला गया है। पक्षी की आवाज़ जो होती है वो ज्ञानात्मक संवेदन का प्रतीक है। ये अस्मिता की खोज में ही हम लोग बात कर रहे हैं, और संक्षेप में आप सारांश भी सुनते हुए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पक्षी की आवाज़ है वो पक्षी की आवाज़ ज्ञानात्मक संवेदन का प्रतीक है। जो दूसरा भाग है वो मृतक दल की शोभा यात्रा है। यानी मैं जब अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर गैलरी में आता है, बाहर के जो प्रदृश्य है, जो दृश्य है, जो विचित्र स्थितियां हैं, उनको देखता है, सहसा ही उसको टॉलस्टॉय नुमा कोई व्यक्ति दिखाई देता है, और यही वह जुलूस देखता है। और वह जुलूस क्या है? मृत्यु दल की शोभा यात्रा, जिसमें बहुत सारे लोग, सैनिक सब शामिल हैं। फिर मार्शल लॉ की बात आती है, सैनिक शासन और जन क्रांति। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, मैं भागता है, चौराहे पर पहुँचता है जहाँ बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचता है। जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़, अगर कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं हमारे जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, जीआरएफ के लिए लगे हैं, तो ज़रूर उन्होंने कविता पढ़ी होगी। जो बरगद का पेड़ है वो साधारण जन की जो साधारण जन है, साधारण जन की वर्गीय चेतना का प्रभाव है।
या प्रतीक है। और फिर वह जो होता है वह को सिरफिरा पागल की संज्ञा दी जाती है, जो कि संवेदनात्मक उद्देश्य है। और वही सिरफिरा पागल है, ये वही सिरफिरा पागल है जिसे आप देखेंगे कि अस्मिता की खोज में जो रक्तालोक पुरुष है, जिसे सिरफिरा पागल कहा गया, उसे रक्तालोक पुरुष कहा गया, अपने परिपूर्ण का आविर्भाव कहा गया, आत्मा की प्रतिमा कहा गया, ज्ञान का तनाव कहा गया। तो जो बरगद का पेड़ है यहाँ पर पहुँचता है, यह सिरफिरा पागल जो है वहीं पर है। सिरफिरा पागल गाता है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। तो ये सिरफिरा पागल वही है जिसे अस्मिता की खोज में रक्तालोक स्नात पुरुष, अपने परिपूर्ण का आविर्भाव, ज्ञान का तनाव, आत्मा की प्रतिमा आदि कहा गया है। फिर अचानक बरगद के पेड़ का एक पत्ता टूटता है और कंधे पर गिरता है, वो चौंक उठता है, चौंक कर भागता है। फिर आगे देखेंगे इस पूरी कविता में उसे कैद कर लिया जाता है। फिर कैद के बाद उसे मुक्ति मिलती है, वहाँ से निकलता है। नायक की चिंता बढ़ती है, तिलक की मूर्ति उसे मिलती है, गांधीवादी दर्शन की बात की जाती है, गांधी जी मिलते हैं। गांधी जी के गोद में एक शिशु होता है। शिशु किसका प्रतीक है, ये पूरी कविता में आगे हम लोग बात करेंगे। काव्य नायक की रिहाई होती है, वो नए साथी की तलाश करता है। और इसके बाद अंतिम खंड में आप देखेंगे स्वप्न भंग होता है। तो ये पूरा 3 भाग में इसे बांटकर देख सकते हैं। संक्षेप में आपने पूरी कहानी सुन ली होगी। इस कविता में 2 रक्तालोक स्नात पुरुष हैं, मैंने बताया। एक जिंदगी के अंधेरे कमरे के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि कविता यहीं से प्रारंभ होती है। कविता आप देखेंगे तो यहीं से प्रारंभ होती है। अंधेरे में जिंदगी के कमरों के अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो एक रक्तालोक स्नात पुरुष जो जिंदगी के अंधेरे कमरे का चक्कर लगा रहा है, जबकि दूसरा जो है वो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता है। दूसरा जो होता है यानी बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे से कोई श्वेत आकृति। तो जो दूसरा है वो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ अंदर आने के लिए सांकल बजा रहा है। इसमें जो अंधेरा है वो सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीक है। रक्तालोक जो स्नात पुरुष है वो मानवीय संस्कृति के विकास के लिए संघर्षरत पुरुष का प्रतीक है। मैंने पहले ही बताया है, ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, कविता के बारे में, इस लेक्चर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और परीक्षा ये मानकर चलिए कि जुलाई में अगर यूजीसी नेट की परीक्षा प्रारंभ भी हो जाती है तो हिंदी का पेपर अंत में पड़ेगा, यानी जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होगी। वहीं यूपीएचईएससी, थोड़ा सा और ध्यान दें फिर आगे बढ़ते हैं, पूरी कविता की व्याख्या मिलेगी। यूपीएचईएससी हायर की अगर बात करें तो इसका भी नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो जाएगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और कविता के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कमेंट करके। तो अगर जिन लोगों ने इस कविता को पढ़ा है, जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, या जिन लोगों ने यूपीएचएससी के इंटरव्यू तक गए हैं, तो मुझे लगता है कि यह कविता पढ़ा होगा उन लोगों ने। और उन लोगों से यह प्रश्न है कि अगर यह कविता आपने पढ़ा है तो क्या इन प्रश्नों के उत्तर आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक देखें, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न इस कविता से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसा रक्तालोक स्नात पुरुष कौन है, आत्मनिर्वासित काव्य नायक को संपूर्ण कविता में कितनी बार मिलता है, इस कविता में रात के पक्षी का कथन कौन सा है, इस कविता में तिलक की मूर्ति के सामने कवि की कौन सी पंक्ति है, इस कविता में गांधी के सामने कवि की कौन सी पंक्ति है, गांधी के गोद में सो रहा शिशु किसका प्रतीक है,
इस कविता में सर्दी के बोरे ओढ़कर आता व्यक्ति कौन है? भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ बढ़ जा, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? गांधी द्वारा कवि को दिया गया शिशु कैसा प्रतीत होता है? कविता में पूंजीवादी सत्ता के अमानवीय हथकंडों का प्रतीकात्मक बिंबात्मक संकेत कहाँ पर मिलता है? इस कविता में अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। पंक्ति का आशय क्या है? कहीं आग लगी है, कहीं गोली चल रही है। पंक्ति संपूर्ण कविता में कितनी बार कही गई है? कविता के कितने खंड में स्वप्न कथा है? कविता की अस्मिता की खोज की बात किस खंड में है? इस कविता में तालाब किसका प्रतीक है? भाग 1 में जो धुंध आकृति है वह किसका प्रतीक है? वर्गद किसका प्रतीक है? तो इस तरीके से जो तिलक हैं वो किसके प्रतीक हैं? अगर आपने ये कविता पढ़ी होगी तो ये सारे प्रश्न आपको आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इस वीडियो की व्याख्या अंत तक देखें, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आइए बात करते हैं व्याख्या की, लेकिन बस 10 से 5 सेकंड का समय दीजिए। ऊपर हम लोग कविता पर आते हैं। कविता में प्रारंभ से शुरू करते हैं, प्रारंभ से पूरी व्याख्या करते हैं और यहाँ पर आप एक एक व्याख्या को देखते चलें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से कविता का प्रारंभ है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कविता का प्रारंभ है। कविता का जो प्रारंभ है वो तिलस्मी खो के रहस्यमय दृश्य से होता है। मैं और वह यानी अंतर्मन और बाह्य मन की शैली, इसी खंड में दोनों का जो द्वंद्व होता है वो समाप्त हो जाता है। दोनों का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर, अंधेरे में जिंदगी की कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तिलस्मी खो में कोई एक भीतर पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जानता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ। इस तरह खुद बाखुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। स्वयं मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीला नाक, भव्य ललाट है, दृढ़ हानु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। वह कौन दिखाई जो देता है पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया कि इस कविता में 2 रक्तालोक स्नात पुरुष हैं। पहला जो है वो जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है। जिंदगी के अंधेरे कमरे में जो चक्कर लगा रहा है स्नात पुरुष, वो दिखाई नहीं देता है, अचानक आकृति बन जाती है। दीवार के जो पुराने पलस्तर हैं वो पलस्तर गिरने लगते हैं। दीवार के जो पलस्तर हैं वो अचानक गिरने लगते हैं। एक वहाँ पर आकृति सी बन जाती है। और वह आकृति कैसी आकृति है? तो आप देखेंगे कि वह आकृति कौन है, वो रक्तालोक पुरुष कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रक्तालोक स्नात पुरुष जो है, एक तरफ जो जिंदगी के अंधेरे बंद कमरे में चक्कर लगा रहा है, तिलस्मी खो में गिरफ्तार है, उसकी जो पहचान की गई है वो पहचान कैसी बताई गई है? हनु को देखने से उस पर मनु होने का संदेह है। मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। यानी मुक्तिबोध ने उसकी पहचान बताई है कि यद्यपि वह दिखाई देने पर भी जाना नहीं जाता, फिर भी उसकी नुकीली नाक, भव्य ललाट, दृढ़ हनु को देखने से उस पर मनु होने का संदेह है। उसकी एक और पहचान दी गई, वह मुक्तिबोध की अब तक ना पाई गई अभिव्यक्ति है। जिन संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की पूर्ण अवस्था है, परिपूर्ण का आविर्भाव है, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव है, आत्मा की प्रतिमा है। आगे आप देखेंगे
यानी मुक्तिबोध के अनुसार वह मनु है, मनु है, पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो यहां पर जो तिलस्मी खोह में गिरफ्तार है रक्तालोक स्नात पुरुष, जिसे मुक्तिबोध पूर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं, तो ये मुक्तिबोध, अच्छा मनु की जब बात आती है तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो मनु है वो कैसा है, फटे वस्त्र क्यों पहने हैं, उसके वक्ष पर घाव कैसे है, उसकी रोटी पानी कौन देता है। लेकिन मुक्तिबोध का जो मनु है कामायनी के मनु से अलग है। कामायनी में भी तो आपने मनु पढ़ा हुआ, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, कामायनी में भी आपने मनु को पढ़ा होगा। लेकिन मुक्तिबोध का जो मनु है वो कामायनी के मनु से भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियों वाला व्यक्तित्व तो यहाँ भी है, तेजोमय प्रभामय उसका ललाट, ये सब यहाँ पर भी देखी जाती है। लेकिन इसके वक्ष पर घाव है, कामायनी के मनु के वक्ष पर घाव नहीं है। रोटी कपड़े की समस्या से यह ग्रस्त है, लेकिन ये विचित्र मनु है, लेकिन कामायनी के मनु में ऐसा कुछ नहीं है। तो यह मनु कामायनी के मनु से भिन्न है। दूसरा जो रक्तालोक स्नात पुरुष है वो बाहर शहर के पहाड़ी उस पार तालाब अंधेरा सबोर निस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। तो यहाँ पर जो ये तालाब है, दूसरा जो दृश्य दिखाई देता है, दूसरा जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, वो दूसरा रक्तालोक स्नात पुरुष तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ अंदर आने के लिए सांकल बजा रहा है, अंदर आने के लिए वो सांकल बजा रहा है। तो यहाँ पर जो तालाब है वो कवि के मन या चेतना का प्रतीक है। तालाब किसका प्रतीक है? कवि के मन या चेतना का प्रतीक है। और जो श्वेत आकृति बन जाती है, जो धुंध आकृति बन जाती है, यह विषम परिस्थितियों की प्रतीक है। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। यहाँ पर तालाब के आसपास का जो दृश्य है उसे दिखाया गया है। वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ, शाखाएं डालियाँ झूमकर झपटकर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। ये स्वप्न में देखा जा रहा है, स्वप्न शैली में है, स्वप्न में ही काव्यनायक के द्वारा देखा जा रहा है। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी। यहाँ पर जो लाल लाल मसाल की बात की गई है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, तो जो ये मसाल की बात की गई है, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहासा, कुहरे में सपने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तो यहाँ पर जो एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जिस मसाल के द्वारा यहाँ पर जो उजाले की बात की जा रही है, उजाले में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है रक्तालोक स्नात पुरुष। ठीक ऐसे ही अगर निराला की कविता आपने पढ़ा होगा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा पढ़ा है ना, राम की शक्ति पूजा अगर आपने पढ़ा होगा, तो जिस तरीके से यहाँ पर मसाल में उसका चेहरा अंत विवर में जो कुहासा छाया हुआ, जिसके सामने थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, हल्की झलक दिखाई पड़ती है, ऐसे ही अंधेरा राम की शक्ति पूजा में भी देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पर शक्ति अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। और वहाँ की जो पंक्ति है वो आपको याद होगा, मैं बाखूबी जानता हूँ कि आप लोगों ने राम की शक्ति पूजा पढ़ा है, पूरी व्याख्या कराई गई है, पंक्तियाँ भी आप लोगों को याद होगा। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा है दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। तो वहाँ पर भी जो जलती मसाल है, जो अंधकार छाया हुआ है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ मसाल छाया हुआ है, मसाल है, अंधकार छाया हुआ है, और उसी मसाल के उजाले में रक्तालोक जो स्नात पुरुष है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? तो तेजो प्रभा में उसका ललाट देख, मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर गौर वर्ण। वो कैसा है?
जो यहाँ पर रक्तालोक पुरुष है, जिसे मनु कहा गया है, यह रक्तालोक पुरुष कैसा है? तेजोमय प्रभाव, तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग अजीब एक थर थर हो रहा है। गौरवर्ण है, दीप्त दृग, सौम्य मुख है, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षणा शंका। कैसा शंका? विलक्षणा शंका। भव्य अजानुबुझ देखते ही साक्षात गहन एक संदेह, इसको देखकर मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। जो रक्तालोक स्नात पुरुष है वो यहाँ पर काव्य नायक को बहुत प्रिय है। और आगे आप देखें, फिर बताया गया कि वो रहस्यमय व्यक्ति, वो कैसा है? इस रक्तालोक पुरुष को रहस्यमय व्यक्ति बताया गया। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में ही आपको बताया था कि जो जहाँ आगे आप देखेंगे कि पागल की भूमिका के रूप में है रक्तालोक स्नात पुरुष, जिसे पहले खंड में रक्तालोक स्नात पुरुष कहा गया, परिपूर्ण का आविर्भाव कहा गया, आत्मा की प्रतिमा कहा गया, ज्ञान का तनाव कहा गया, रहस्यमय व्यक्ति कहा गया। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रहस्यमय व्यक्ति, अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है पूर्ण अवस्था वो, निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। क्या कहा गया है? आत्मा की प्रतिमा कहा गया है, रहस्यमय व्यक्ति कहा गया है रक्तालोक स्नात पुरुष को। क्या क्या कहा गया है? इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने प्रारंभ में आपको बताया। उन सब के उत्तर आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। वो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन गंभीर प्रश्न उसके सामने उत्पन्न होते हैं। उसके सामने गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? कैसे गंभीर प्रश्न सामने उत्पन्न होते हैं? और ये जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, रक्तालोक स्नात पुरुष 3 बार मिलता है। काव्यनायक से कितनी बार मिलता है? मैंने अभी पूछा था प्रश्न में, तो कितनी बार मिलता है? 3 बार मिलता है। कौन से 3 बार मिलता है? एक तो प्रथम बार मैंने आपको बताया इस पहले खंड में, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि दूसरी बार मिलेगा, फिर तीसरी बार मिलेगा, और तीसरी बार कहाँ कहाँ मिलेगा आगे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो रक्तालोक स्नात पुरुष को रहस्यमयी व्यक्ति कहा गया, आत्मा की प्रतिमा कहा गया। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। यहाँ पर कौन सी सजा दी गई है? तो मौत की सजा दी। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यों अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। तो यहाँ पर प्रश्न गंभीर थे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि खतरनाक प्रश्न, गंभीर प्रश्न सामने आते हैं, जिससे जो काव्यनायक है वो बचना चाहता है। अतः बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने, जो बाहर से आती हुई हवा है वो कैसी हवा है? बाहर से आती हुई जो हवा है वो संवेदनात्मक ज्ञान की जो मसाल है, उस संवेदनात्मक ज्ञान की मसाल जो होती है वो बुझ जाती है, और काव्यनायक फिर आत्मस्थ स्वयं के दायरे में हो जाता है। यहाँ जंगल की हवा बाहर की दुनिया के समझौता परस्ती के तकाजे हैं, जो काव्यनायक को अपने निज के दायरे से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन प्रखर आत्मालोचन वाले काव्यनायक के लिए अपने में बंद रह पाना सर्वथा संभव नहीं हो पाता, और कहता है कि मुझे मौत की सजा दी। और फिर इतना होने के बाद आगे देखें कि आगे की पंक्ति क्या है। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, इसे सजा दे दी जाती है। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में, सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे,
शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, मेरे ही उर पर धसाती हुई सिर, छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह। अरे हाँ, सांकल ही रह रहे बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। यानी दूसरा जो वाह्यमन है वो दरवाजे पर आता है और उसे बुलाता है। यानी अपने आप में बंद काव्यनायक स्वयं के सूनेपन में एक सिहरन से, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह खंड प्रारंभ हो रहा है, सिहरन से ही आप देखेंगे कि यह खंड यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले स्वर की सलवटें उभरती हैं, जो बहुत ही मीठी है लेकिन दुस्सह हैं। काव्य नायक मैं को लगता है कि कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो मेरी ही किसी महत्वपूर्ण बात को मुझे बताने के लिए बुला रहा है। काव्य नायक को जिज्ञासा होती है कि आखिर वह कौन है जो आधी रात के अंधेरे में मिलने आया है, जो आधी रात के अंधेरे में मुझसे मिलने आया है। आखिर वो है कौन? उसके आग्रह अनुरोध से काव्य नायक को पता लग जाता है कि ये वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खो में मिला था। काव्य नायक मई की सुविधाओं का तनिक भी ख्याल किए बिना वो समय असमय उपस्थित होता रहता है। समझता है कि हृदय को बिजली के झटके देता है। उसे देखकर काव्य नायक के हृदय में प्यार उमड़ आता है और वो चाहता है। आधी रात इतने मिलने कौन आता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो चाहता है। क्या चाहता है? वो चाहता है कि दरवाज़ा खोलकर जाएं और उससे मिलें। यहाँ पर देखें, यहाँ से पंक्ति शुरू होती, मैंने आपको बता दिया। आगे लगता है दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूँ, वो उससे मिलना चाहता है। दरवाज़ा खोलकर बाहों में कस लूँ, हृदय में रख लूँ, घुल जाऊँ, मिल जाऊँ लिपट कर उससे, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे से मैं आहत और छत विछत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भी। ये भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, कमजोरियों से। यहाँ कमजोरियाँ, कैसी कमजोरियों की बात की गई है? यहाँ पर मध्य वर्गीय स्थिति और दुनियादारी के दबावों में वो ऐसा नहीं कर पाता है। यही उसकी कमजोरी है, यही उसकी कमजोरी है। और इसी कठिन उत्तरदायित्व के निर्वाह से घबराकर काव्य नायक आगे अभी देखिए क्या सोचता है। इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। वो बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गहत्तर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुँचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो सांकल। इतनी सारी चीज़ें सोचता है कि मुझको कहाँ ले जाना चाहता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वो जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। सोचता है कोई बात नहीं, जैसे आया था वैसे ही वो चला जाएगा। लेकिन यह मनोदशा क्षणिक सिद्ध होती है। ये जो मनोदशा है वह मनोदशा क्षणिक सिद्ध होती है। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूँगा, पीड़ाएं समेटे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत, समीक्षा की हुई इसकी सह नहीं सकता। विवेक विक्षोभ महान उसका, विवेक विक्षोभ। अब यहाँ पर जो विवेक विक्षोभ की बात हुई है, आप देखें विवेक विक्षोभ, कैसा विवेक विक्षोभ की बात की जा रही है। यहाँ पर जो विवेक विक्षोभ की बात की गई है, इस विवेक विक्षोभ के कारण ही वो नहीं मिल पाता है। इस विवेक विक्षोभ के कारण ही वह आगे नहीं बढ़ पाता है।
विवेक विक्षोभ महान उसका तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में द्रुत आकृति सा भविष्य का नछा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको छोड़ नहीं सकूँगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले। यानी वो किसी भी स्थिति में वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। किसी भी स्थिति में वो रक्तालोक स्नात पुरुष को छोड़ना नहीं चाहता है। रक्तालोक स्नात पुरुष का विवेक विक्षोभ सहना वाचक के वश की बात नहीं है। वो पूर्ण संभावनाओं का प्रतीक है, जो उसके पास भविष्य का द्युतिमान नक्शा है, जिसे अंधेरे में पड़ा हुआ अंधेरे का अभ्यस्त वाचक सह नहीं सकता। नहीं सह सकता। फिर आगे क्या होता है? कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजे खोलने। जो काव्य नायक है वो उठता है, बाहर निकलता है दरवाजे खोलने के लिए। चेहरे के रक्त विहीन शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से, अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया। मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी, दह की विचार हो गए विचरण सहचर बढ़ता हूँ आगे। और इस तरीके से काव्य नायक उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। चलता हूँ संभल संभल कर द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा है, कैसा परिदृश्य है। उन परिदृश्य के बारे में यहाँ पर काव्य नायक ने बताया है कि ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे, हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती, सियारों की ध्वनियों से कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं बाहर। और इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया, रात का पक्षी। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि रात का पक्षी का कथन कौन सा है। जो रात का पक्षी है वो रात के पक्षी का ये कथन है। रात का पक्षी क्या कहता है? रात का पक्षी कहता है वो चला गया है, वो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वो निकल गया है गांव के शहर में, गांव में शहर में। उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वो तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, वो तेरी गुरु है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रात के पक्षी की आवाज़ क्या है। रात के पक्षी की आवाज़ वह ज्ञानात्मक संवेदन है। जो रात के पक्षी का यह आवाज़ है, जो रात का पक्षी ये कहता है, ये ज्ञानात्मक संवेदन है। ज्ञानात्मक संवेदन जो प्रारंभ में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, आप देखिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ज्ञानात्मक संवेदन है जो रहस्य पुरुष द्वारा दी गई जगत समीक्षा और भविष्य के नक्शे से मैं को प्राप्त हुआ है। और यह ज्ञानात्मक संवेदन काव्य नायक को व्यक्तिवादी संघर्ष से हटाकर सामाजिक संघर्ष का स्वप्न प्रदान करता है और उसे अपनी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति के लिए तिलस्मी खोह से निकलकर व्यापक समाज के मध्य आना पड़ता है और जनजीवन को समझकर उसके संघर्ष में कल्पनाशील सहजानुभूति के माध्यम से भागीदार बनना पड़ता है। और फिर आगे देखेंगे, यहाँ से कविता फिर आगे बढ़ती है। समझ न पाया कि चल रहा है स्वप्न या जागृति शुरू हुई। काव्य नायक कहता है कि कुछ समझ में नहीं आया कि यह स्वप्न ही चल रहा है या जागृति शुरू हो गई है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है, आसपास फैली हुई जग आकृतियाँ लगती है छपी हुई जड़ चित्रकृतियों सी अलग व दूर दूर निर्जीव। वो सिविल लाइन्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे से निकलकर बाहर गैलरी में आता है। वहाँ उसे समकालीन सामाजिक यथार्थ आतंककारी स्वरूप का एहसास होता है। अपने सिविल लाइन्स के कमरे में पड़ा हुआ वो स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पाता है।
विचित्र स्थिति में पाता है। सिविल लाइन्स के कमरे में देखता है, यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा, कैसा पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये विचित्र स्थिति में वो पाता है। और फिर खिड़की खोलकर किसी अनपेक्षित असंभव घटना के भयावह संदेह को देखता है, भयावह संदेह को देखता है। यह भयावह संदेह से ग्रस्त हो जाता है। रात के 2 बजे हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास पास आती हुई घराती गूंजती, किसी रेलगाड़ी की पटरियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चटकते, खिड़की से दिखते। तभी उसको टॉलस्टॉय नुमा कोई व्यक्ति दिखाई देता है, जो अपने भीतर धागे का आखिरी छोर या अनलिखे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हुई हाय हाय नुमा प्रतीत होती है। यानी हाय हाय टॉलस्टॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरे धागे का आखिरी छोर, वो अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेसन निस्तब्ध नगर के मध्यरात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान ध्वनि, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं, गंभीर दीर्घ लहरियाँ। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिहाँ, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। तो यहाँ पर टॉलस्टॉय के गहन अनुभव को वह अपना केंद्रीय संवेदन बनाकर उसकी मानवतावादी परंपरा की प्रेरणा से समाज के साक्षात्कार की ओर उन्मुख होता है। वर्तमान की जो व्यवस्था है, उस वर्तमान की व्यवस्था को देखता है। इस प्रक्रिया में उसे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के क्रूरतम फासिस्ट रूप का साक्षात्कार होता है। उसे नगर के मध्यरात्रि अंधेरे के सुनसान में किसी प्रोसेसन के साथ बैंड दल की आवाज़ निकट आती हुई सुनाई देती है। और जो सुनसान जगह है, वो सुनसान जगह कैसा दिख रहा है उसको? जो सड़क है, दिन में जो गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ, वो कोलतार पथ, दिन में जो कोलतार की जो पथ है वो कैसी दिख रही है? वो रात में जो कोलतार की पथ है, जो रोड है जिस पे कोलतार पड़ा हुआ है, वो मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिहाँ की तरफ दिखाई देती है। यानी मरी हुई खिंची हुई कोई काली जीभ जो होती है, उस जीभ के समान ये कोलतार फैली हुई दिखाई देती है। बिजली के धुतमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल में नील तेज उद्भव पास 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 आ रहा, इस ओर दबी हुई स्वर स्वप्न तरंगे, सतधुन संगम संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट, पातों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा कुछ दिख पड़ता। कोई बैंड बाजे के साथ एक जुलूस आ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अब जैसे जैसे गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं बैंड दल के साथ, काला जत्था है, घना है, डरावना है। और जुलूस में चलता क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। यानी नगर के मध्य रात्रि अंधेरे के सुनसान में किसी प्रोसेसन के साथ बैंड दल की जो आवाज़ निकलती हुई आती सुनाई देती है, अधिक निकट आने पर वह जुलूस किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा में बदल जाती है, किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा में बदल जाती है। अजीब दोनों ओर नीली गैस लाइट पात रही जल रही जल रही जल रही जल, नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतन में हलचल पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात, सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ रोमांचकारी व जादुई करामात। ये जो जादुई करामात है उसे मैं देख रहा हूँ। विचित्र प्रमोशन, गंभीर क्ल्यू मार्च, कला बत्तू वाला काला जड़ीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्त्र रूप
यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जाल से बाजे वे दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते, ध्वनियों के आवर्त मड़राते, पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, यानी जो दल आ रहा है उस दल के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था के फासिस्ट रूप के अत्यंत क्रूर और अमानवीय स्वरूप का यथार्थ चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। आधी रात के इस जुलूस में बैंड दल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, सेनापति के साथ ही बहुत सारे कवि हैं, आलोचक हैं, पत्रकार हैं, उद्योगपति हैं, यानी शहर के माफिया ग्रुप का सरगना, कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी इसमें शामिल है। डोमाजी उस्ताद भी इसमें शामिल है। सेनाध्यक्ष हैं, आलोचक हैं, विचारक हैं, ये सब के सब इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। इस जुलूस में सम्मिलित लोगों के यथार्थ चरित्र का पर्दाफाश करते हुए काव्य नायक के माध्यम से कहा गया है, काव्य नायक के माध्यम से कहा गया है ये सारी चीजें कि यहाँ ये दिखते भूत पिशाच का भीतर का राक्षसी स्वार्थ। अब ये सारी चीजें, ये शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती, गोली मारो दागो सालों को एकदम दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से। हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, ख़त्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, थका पेल, गैलरी में भागा मैं, पसीने में सराबोर, और इतना सब कुछ होता है। एकाएक टूट गया स्वप्न, एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न छिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, यानी एकाएक स्वप्न टूट जाता है लेकिन फिर भी अब जागते हुए वह स्वप्न सारी चीज़ें याद आता है, फिर से स्वप्न आगे प्रारंभ हो जाता है, फिर से याद आने लगे अंधेरे के चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं। यानी इतना सब होने के बाद, इस दृश्य को देखने के बाद काव्य नायक के माध्यम से मुक्तिबोध ये कहते हैं कि गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। कहने का मतलब कि पूंजीवाद समर्थक व्यवस्था के अमानवीय चरित्र जो हैं उनको बेनकाब किया गया है इनके माध्यम से, और इनके माध्यम से फिर मुक्तिबोध ने उसके तामझाम में कैद कवि, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों, आलोचकों, पत्रकारों की हीनतर स्थिति को भी रेखांकित किया है। इसे बेनकाब करने वाले चिंतकों को क्रूर व्यवस्था की जिस यातना से गुजरना पड़ता है उसका भी यथार्थ अंकन आप देखेंगे कि आगे किया गया है। हाय हाय मैंने देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी अकस्मात। चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उस्ताद मटमैला मनरूपी वाल्मीकि, चल विचल हुआ सहसा, अनगिनत काली काली हाइफन डैशों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब और बिखराव, मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ, काले काले सहती छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन के नल जो मारता जल खखारता, किंतु ना शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह। यकाएक मुझे भान होता है, क्या भान होता है, यानी यकाएक ये भान होता है, क्या भान होता है, अब मार्शल लॉ लगा हुआ है, और मार्शल लॉ जब लगा होता है इन सारी परिस्थिति में नगर उदास है और ये वहाँ से निकलने की, कमरे से निकलकर और भागने की कोशिश करता है। यकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाव घिराव, तनाव है सब और, पत्ते न खड़के, यानी पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें, क्या लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ की जिक्र की गई है यहाँ पर, मार्शल लॉ लगा हुआ है। वृद्ध की मेरी रग
गिनती है समय की धक धक, ये सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है जमाने की जीभ निकल रही है, कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम छोड़ घूमता गया, कई मोड़ निकलता है भागता है, कई गलियां में घूमता है, चौराहे दूर से ही दिखता, वहाँ शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल, दिखता है सामने ही अंधकार, स्तूप सा भयंकर बरगद, यानी स्तूप सा भयंकर बरगद इसको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि यहाँ पर भयंकर जो बरगद है, बरगद का जो वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? यहाँ पर जो भयंकर बरगद दिखाई दे रहा है वो साधारण जन की मध्य वर्गीय चेतना का प्रतीक है। बरगद, ये बरगद किसका प्रतीक है? साधारण जन की मध्य वर्गीय चेतना का प्रतीक है। तो यहाँ पर दम छोड़कर भागता है, दूसरी ओर जमाने का निरीक्षण परीक्षण भी करता है। तो इस क्रम में उसे नगर के चौराहे पर खड़ा विशालकाय बरगद दिखाई देता है जो समस्त गरीबों और वंचितों का आश्रय स्थल है। वहाँ काव्य नायक की पुनः जो रक्तालोक पुरुष है उससे भेंट होती है। और इस बरगद के बारे में कहा गया कि सभी उपेक्षितों, सभी समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तलखोह अंधेरे में खो रहे, ग्रहहीन कई प्राण अंधेरे में डूब गए। डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अतिदीन पागल के वह धन वह, हाँ वहाँ रहता सिरफिरा एक जन। ये सिरफिरा जन कौन है? यही रक्तालोक स्नात पुरुष है, ये रक्तालोक स्नात पुरुष है। सिरफिरा पागल की संज्ञा जिसे दी गई है, लेकिन यह सिरफिरा पागल कोई और नहीं, वही रक्तालोक स्नात पुरुष है। संवेदनात्मक उद्देश्य है जिसे नगर के सैनिक प्रशासन की चिंता नहीं है, अतः इसे यहाँ पर जागृत बुद्धि प्रज्वलित यानी विवेक की भी संज्ञा दी गई है। आगे आप देखें, जागृत बुद्धि प्रज्वलित घी की संज्ञा इसे दी गई है। इस रक्तालोक स्नात पुरुष को किसकी संज्ञा दी गई? ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जागृत बुद्धि या प्रज्वलित घी किसे कहा गया है? तो रक्तालोक स्नात पुरुष को कहा गया है, इस सिरफिरे को कहा गया है। और यह गा रहा है कोई पद कोई गान आत्मोद्बोधमय, खूब भई जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। करुणा रसाल के हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ उसका दिया जा रहा है। यहाँ पर देखें, जो पागल है वो गा रहा है, जिसे सिरफिरा पागल की संज्ञा दी गई है। वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। अक्सर परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछी जाती है, अक्सर यह पंक्ति पूछी जाती है। उद्रम भरी बन अनाथ में बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। ये भी आप देख रहे हैं कि यह पंक्ति गाई जा रही है। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। दुखों के दागों को तगमों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हंगाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय में मंतव्य मार डाले। बुद्धि को भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए। जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गरम है इसलिए गरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों के अवली में चिंतन, निजत माफ है बेचैन, क्या करूं जिससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है
कि किस वैदिक ऋषि की बात की गई है, किस वैदिक ऋषि की याद की गई है और कहाँ जाने की बात की गई है, तो दिल्ली और उज्जैन। साप भ्रष्ट पिता अजीवत समान है, व्यक्तित्व तो अपना ही अपने में खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। यानी जो पागल का गीत है, गीत का ये अंश काव्य नायक मैं की व्यक्तिबद्धता पर ही कटाक्ष न होकर तत्कालीन जो नई कविता के तथाकथित कविता के चिंतक हैं, जो मध्यवर्गीय निसंग चरित्र हैं, उन पर भी कटाक्ष करता है और कहता दिन रात अपने ख्यालों में डूबे रहना, असंग बुद्धि, एकाकीपन गौरवान्वित करना, जिंदगी को निष्क्रिय तलघर बनाना, जो लोकहित रूपी लोहित पिता हैं, जनमन की करुणा के समान माता को घर से निकाल देना, आत्मबद्धता की चरम अमानवीय परिणति को अपने कीचड़ में ही डुबा देती है, भावना से कर्तव्य को हटा देना, हृदय के रागात्मक मंतव्यों को मार डालना, अपने आप ही हत्या करना है। तो इस प्रकार यह गीत केवल कह सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति ही ना होकर तत्कालीन नई भावधारा की आत्मघाती प्रवृत्ति के प्रति मुक्तिबोध की तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया भी है। सिरफिरे पागल का अत्यंत उद्बोधन यहाँ पर जो है, उद्बोधमय जो गीत है, वो काव्य नायक में गहरी बेचैनी पैदा करने लगता है, जिससे काव्य नायक उसे आत्मलोचन और अपराध बोध की ओर उन्मुख करता है और उसे अब लगता है क्या लगता है? उसे लगता है, आगे की पूरी पंक्ति देखें, हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया, ये उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष, स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। अब स्वयं ये सोचता है कि जो किया जा रहा है, जो मैंने किया वो गलत है। गलियों में अंधकार भया हुआ, मानो मेरे करुणा ही लग गया, मार्शल ला वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना, चक्र से चक्र लगा हुआ है। जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र में फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, यह मेरा चेहरा घुलता है जाने उस अथाह गंभीर सांवले जल में, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों में, तिमिर अतल में घुलता है मन यह, रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान, गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते हो रहते हो रात पल, किंतु वह उद्यान कहाँ है? अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है, एकाएक मुझे भान। तो ये पूरी घटना होती है, पूरी बेचैनी उसको होती है। रक्तालोक, स्नात पुरुष, अपने परिपूर्ण का आविर्भाव, आत्मा की प्रतिज्ञा, ज्ञान का तनाव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया। अब इसके बाद बरगद के नीचे स्थित जो काव्य का नायक है, उसके कंधे पर अकस्मात एक पत्ती बरगद की गिरती है। फिर आगे की घटना क्या होती है देखें। पीछे से किसी एक अजनबी में कंधे पर हाथ रखा, चौंकता है मैं भयानक, एकाएक थरथर रेंग गई सिर तक, नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात का। क्या यह संकेत, क्या यह इशारा, क्या यह चिट्ठी है किसी की? कौन सा इंगित? भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, बंदूक धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा गया गेरुआ, भागता मैं दम छोड़, घूमता कई मोड़, घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मूंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी सी दिख गई उस पार, चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर, दिमाग में चक्कर भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। यानी यहाँ पर जो बरगद का पत्ता उसके ऊपर गिरता है, चौंक जाता है, लगता है किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखकर इशारा या संकेत किया है, और इसी से प्रेरित होकर वो भागता है काव्य नायक, और भागकर आंतरिक गुहा में जाकर पहुँचता है। वहाँ उसका अंतर्मन होता है, वहाँ उसे अपने अनुभव, विवेक, वेदना, निष्कर्ष से परिपूर्ण प्रकाशमान
मणियाँ, रेडियो एक्टिव रत्न दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें उसको वहाँ दिखाई पड़ता है। और जब ये सब दिखाई पड़ता है, उसी से अपने महत्वपूर्ण अनुभव जो अंतःकरण में संचित है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो सारी चीज़ें उस खोह में देखता है। ये देखिए पूरी पंक्ति है यहाँ पर। पाता, और फिर वहीं पर वो बैठा होता है, कहता है, पाता हूँ निज को खोह के भीतर, विशुद्ध नेत्रों से देखता हूँ धुतियाँ, मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर, विभोर आँखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्त में वैलित रत्नी वह नहीं है। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणिमय प्राण जल प्रात में घुलते हैं, प्रतिफल अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। यानी काव्य नायक इस चिंता से आरंभ होता है यहाँ पर कि उसने अपनी अमूल्य जो रत्न राशि है, यानी महत्वपूर्ण जीवन की अनुभव है, उसको अब उसे लेकर वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है, उसे लेकर अग्रसर होता है। यह ना समय है जूझना ही तय है, सीन बदलता है सुनसान चौराहा, सांवला फैला बीच में वीरान गिरवा घंटाघर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की 4 अलग गलियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत, मानस में गतिमान 4 अलग गतियां। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल। मचल मचल कर घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े व तिनके गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नज़रों से देखते हैं सब ओर, मानो की रातें भयानक चमकते, सुनसान चौराहा है। तो इस तरीके से पूरी पंक्ति आप देख रहे हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पर जमाने के निरीक्षण परीक्षण करते हुए काव्य नायक आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए वो देखता है तिलक की मूर्ति। चौराहे पर पहुंचता है और चौराहे पर वो तिलक की मूर्ति को देखता है। यहाँ पर आगे देखें, तिलक की पूरी मूर्ति की बात होगी। तिलक की मूर्ति को देखता है और उसके बाद वहाँ उसकी भेंट अति दीन दशा में वहाँ उसकी भेंट होती है। तिलक की मूर्ति के पास पहुँचता है और देखता है कि भव्य ललाट की नासिका से जो तिलक की मूर्ति है, वो तिलक की मूर्ति कैसी है, तो भव्य ललाट की नासिका से बह रहा खून न जाने कब से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता है। यानी खून के धब्बों से भरा अंगरखा उनका भी वहीं दिखाई पड़ रहा है। मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े, सहसा मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। और ये सारी चीज़ें देखता है, जिसे वो व्यापक जनमुक्ति के मार्ग का पाथेय बनाता है। और वर्तमान स्थिति को देखकर इन दोनों सेनानियों के हृदय पर कैसा आघात लगा है, इसका खुलासा करते हुए काव्य नायक के माध्यम से मुक्तिबोध ने तिलक के बारे में यह पंक्ति लिखी है। फिर तिलक की मूर्ति को संतावना प्रदान करते हुए काव्य नायक कहता है कि आप परेशान न हो, हाय हाय पित पित वो चिंता में इतने ना उलझो, हम अभी जिंदा हैं, चिंता क्या है। और आगे बढ़ते हुए काव्य नायक को सर्दी में बोरा ओढ़े गांधी जी आते हुए दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे कि बोरा ओढ़े गांधी जी आते हुए दिखाई देते हैं। सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे काँप रहा, हिल रहा, वो मर जाएगा। इतने में वो सिर खोलता है, सहसा बाल बिखरते दिखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा। ये गांधी जी का पूरा दृश्य यहाँ पर बताया गया है। और गांधी जी को यहाँ पर देखता है और गांधी जी कहते हैं इससे, यानी काव्य नायक से कहते हैं, पहले वो पहचान जाता है कि गांधी जी हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए ज़माने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा कि उस मुख को गंभीर दृष्टि की सलवटे वैसे ही शब्दों में गुरता। तो यह यहाँ पर गांधी जी द्वारा कहा गया कथन है। जनता के गुणों के भावी के उद्भव की शिक्षा देते हुए अपने बाजू में चुपचाप सोए हुए शिशु को गांधी जी काव्य नायक के हवाले कर देते हैं।
काव्य नायक के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि इस शिशु को ले जा। ये शिशु है कौन? आश्चर्य अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस धूर्त पुरुष ने कहा, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह है, संभालना इसको सुरक्षित। यानी गांधी जी दर्शन और उनके अहिंसावादी नीति अब गुजर गए जमाने की बात की गई है। गांधी की गोद में सोया हुआ शिशु भारतीय जनगण का भविष्य है, जिसे सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का दायित्व काव्य नायक को मिलता है। काव्य नायक को दे देते हैं, फिर यह शिशु काव्य नायक लेता है। काव्य नायक लेकर इस शिशु को चल देता है और यह काव्य नायक को जो शिशु लेकर चलता है, यह शिशु कैसा प्रतीत होता है? यह शिशु उसे कैसा प्रतीत होता है? तो आगे जब बढ़ता है तो सूरजमुखी के फूल के समान प्रतीत होता है। और अगले ही क्षण जब आगे वो गली में बढ़ता है तो यह वजनी हो जाता है, भारी लगता है, वजन राइफल की तरह यह प्रतीत होता है। और यही वो भारतीय जनगण का भविष्य है। काव्य नायक के कंधे पर शिशु फूलों का गुच्छा बन जाता है, एकदम हल्का और प्रिय हो जाता है। उसे लेकर आगे गली में पहुंचता है, तब यह पुष्प गुच्छ कंधे पर वजनदार राइफल में बदल जाता है। तो अहिंसा का स्थान सशस्त्र क्रांति ले लेती है। शिशु के रूपांतरण से काव्य नायक का भी जो व्यक्तित्व होता है उसका रूपांतरण हो जाता है। उसका जो मध्य वर्ग का कलाकार होता है वह कलाकार मर जाता है। मध्य वर्ग का जो कलाकार है वो मर जाता है। फिर आगे कहा गया, ओफो एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति। वहीं हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था गलियों के अंधेरे का, हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलता था अपना असंग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सूचित विश्व के मात्र थे। स्वप्न व ज्ञान जीवनानुभव को हलचल करता था रह दिल में, किसी को भी दे नहीं पाया वह तो शून्य के जल में डूब गया नीरो, हो नहीं पाया उसको यह। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझ गया और मारा गया वो बधिकों के हाथ। यानी मुक्तिबोध का यह विश्वास कई स्थलों पर व्यक्त हुआ है कि युग संधि पर कलाकार नहीं कार्यकर्ता पैदा होता है। यहाँ काव्य नायक कलाकार से कार्यकर्ता बन जाता है। क्रांतिकारी कार्यकर्ता के साथ पूंजीवादी व्यवस्था जैसा बर्ताव करता है। यह काव्य नायक के साथ भी होता है जिस क्षण वह निर्णय लेता है। तो ये सारी चीज़ें इस कविता में यहाँ पर देखेंगे कि आपको बताई गई। फिर आगे ये कविता आगे बढ़ती है। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि जो अताताई होते हैं वो अताताई इसको घेर लेते हैं। अताताइयों के द्वारा घेर लिया जाता है। आताताइयों के द्वारा इसे घेर लिया जाता है। आताताइयों के द्वारा अपने आप को ये जब घिरा हुआ पाता है, ये पूरी कविता है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसे यातना कक्ष में ले जाया जाता है, स्टूल पर बिठाया जाता है। शीशे की हड्डी जो होती है, आप देखेंगे कि शीशे की हड्डी होती है। शीशे की हड्डी तोड़ी जा रही है। शीशा का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला गया। मस्तक यंत्र में कौन से विचारों की ऊर्जा है, जो ऊर्जा वहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। अग्नि के पूरा बताया गया कि अग्नि के फूलों के समेटे, अग्नि के फूलों को समेटने लगे। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकिरण। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यानी जो इसका खंड है, यातना ग्रह से काव्य नायक की रिहाई से आरंभ होता है। इसके दूसरे बंद में ये कहा गया कि मुझे अब खोजने होंगे साथी की समस्या को सुलझाने के लिए मैं बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर उन्मुख होता है। भीतर की ओर उन्मुख होता है। ये संकेत काव्य नायक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं और काव्य लगातार रंगीन शुष्क पढ़ने लगते हैं। रंगीन और शुष्क पढ़ने लगते हैं।
रंगीन और शुष्क पड़ने लगते हैं। और फिर आगे कहा गया कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, यहाँ से देखें, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे, मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के पार, तब कहीं देखने को मिलेगी बाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। यानी यह अभिव्यक्ति के खतरे कलात्मक अभिव्यक्ति के खतरे नहीं हैं। मठ और गढ़ की कलावादी साहित्यिक मठ और गढ़ नहीं है। ये क्रूर शोषण और उत्पीड़न पर आधारित पूंजीवादी सत्ता के वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गढ़ हैं। इन गढ़ों को तोड़ने के खतरे वस्तुतः सामाजिक संघर्ष के खतरे हैं, जिसका उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है। और इस खतरे को उठाने के बाद ही अरुण कमल से युक्त बाहें देखने को मिलेगी। ये सामाजिक संघर्ष की क्रांति की परम सिद्धि है। और इन गढ़ों को मुक्तिबोध ने अपनी अनेक कविताओं से कैसा बताया है? तो प्रतापी सूर्य के जैसा बताया है। कैसा बताया है? प्रतापी सूर्य के जैसा बताया है। और फिर आगे की ये कविता देखें, पूरा आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ये पूरी कविता का PDF भी आप लोगों को भेज भी दिया है। ये PDF आप लोगों के पास होगा, ये पूरी PDF आप लोगों के पास होगा। सूर्योदय के परांगण में जो बताया गया यहाँ पर आप देखें, सूर्योदय के परांगण पर पार भी जाती है दिखती। यानी आशय इसका यह है कि पूंजीवाद के अकाट लगने वाले जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो पूंजीवादी तंत्र और उसकी व्यवस्था का पोषण करते हैं, उनके लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ें पूंजीवादी व्यवस्था को जो अकाट्य लगने वाले हैं, सचमुच प्रांगण जो कहा गया, सर्गों के प्रांगण पर भी जाती है दिखती। मैं परिणत हूँ कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूँ। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूर्यों के प्रांगण का मतलब ही यही होगा कि पूंजीवाद के अकाट्य लगने वाले सिद्धांत जो पूंजीवादी तंत्र और उसकी व्यवस्था का पोषण करते हैं, उसके लिए कहा गया है। यकायक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ? नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल रही है। कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है। पूरे काव्य में 8 बार यह पंक्तियां कही गई हैं, लेकिन 8 बार इन पंक्तियों का आशय अलग अलग है। 8 बार जरूर कही गई हैं, लेकिन 8 बार इन पंक्तियों का आशय अलग अलग है। ध्यान रखना, 8 बार इन पंक्तियों का आशय अलग अलग है। पहला यहाँ पर कहा गया, आप अगर गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं, 8 बार पूरा कहा गया है। सड़कों पर मरा हुआ फैला हुआ सुनसान हवाओं में अदृश्य ज्वाला सी गर्मी का आवेग, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनमन का उद्देश्य। पथरीले चेहरे के खाकी ये कसे ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवती, ये पहचाने से लगते हैं वाकई, कहीं आग लगी है, कहीं गोली चल गई। यहाँ पर देखें, दूसरी बार कहा गया कि कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये दूसरा दृश्य है। अगला दृश्य देखें, अगला दृश्य देखें, तीसरी बार जहाँ पर कहा गया कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से ये सब गप है, मात्र की उदंती। रक्तपाई वर्ग के नाविदाल बद्ध ये सब, नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे, प्रश्न की उलझी सी पहचान, राह से अनजान राख उदंती। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लगी है, कहीं गोली चल गई। तो तीसरी बार यहाँ पर कहा गया। उसके बाद ठीक इसी तरीके से अगला दृश्य है। इसके बाद अगला दृश्य जहाँ चौथी बार कहा गया कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, ये परिस्थिति दूसरी है। उसके बाद 5वीं बार फिर कहा गया जहाँ आग लग गई, कहीं गोली चल गई। 5वीं बार जो कहा गया इसका दृश्य कुछ और है। कुल 8 बार जो कहा गया है, 8 बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप 8 बार के बारे में देखेंगे और सब के बारे में हर जगह आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हम लोग आते हैं।
कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये देखें यहाँ पर यह भी अलग ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी बार कहा गया, तो मैंने आपको बताया कि ये कुल 8 बार कहा गया है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। तो ये कुल मिलाकर 8 बार ये पंक्तियाँ कही गई हैं, 8 बार ये पंक्तियाँ पूरी कही गई हैं। और अंतिम खंड, 8वां खंड, अंतिम खंड ये है जहाँ पर स्वप्न समाप्त होता है। यानी इस पूरे काव्य में खंड 1 से लेकर खंड 7 तक स्वप्न शैली में चलता है, स्वप्न में चलता है। और अंतिम जो खंड है, 8वां खंड है, यहाँ पर स्वप्न समाप्त होता है। एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र, मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए, उन पर दुखते हुए रंध्रों में गहरा। तो ये अंतिम पंक्ति है और ये अंतिम पूरा खंड है। अंतिम खंड में आप देखेंगे कि इस अंतिम खंड में अक्सर इस अंतिम खंड से प्रश्न पूछा जाता है। इस अंतिम खंड से भी आप देखेंगे कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से अक्सर पंक्तियाँ ली जाती हैं। जो ये अंतिम खंड है, इस अंतिम खंड में यहाँ से ली जाती हैं पंक्तियाँ, यहाँ से पंक्तियाँ ली जाती हैं, जो ये अंतिम खंड है। और इस अंतिम खंड पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि इस अंतिम खंड में ये कहा गया है, ये जो अंतिम खंड है, 8वां खंड, इसमें अपने अकेलेपन में भी वो अपने स्वप्नों का आशय ढूंढता है कि जिससे उसके मन में अर्थों की वेदना घिरती है। उसे लगता है कि मानो कि कल रात किसी अनापेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए, अज्ञात प्राणिनी कौन थी। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि क्रांति का यह स्वप्न काव्य नायक मैं एक आह्लाद जगाकर ही समाप्त नहीं हो जाता, एक आह्लाद जगाकर ही समाप्त नहीं हो जाता। स्वयं को जन के रूप में रूपांतरित होकर जनक्रांति का अग्रदूत बन जाता है और स्वयं उसका शिष्य, भागने वाला जो होता है, भागने वाला शिष्य जिसे कहते हैं पलातक शिष्य, भागने वाला शिष्य न रहकर पूर्ण अनुशासित शिष्य बनकर अपने आप को जन के साथ एकाकार करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार अंधेरे में कविता का अंत तक सार्थक खोज ही अनिवार्यतः होता है। वैसे मैंने बहुत ही संक्षेप में कोशिश की है कि संक्षेप में आपको चीज़ें बता दें, तब भी इतनी बड़ी कविता है कि लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई कैसा लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।